वेलकम डियर रॉकर्ट्स, कैसे हैं आप सभी। आइए देखते हैं मॉन्स्टर सीरीज का पार्ट 33। पिछले पार्ट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, उनको जाकर देखिए और फिर आप देखिए कितना मजा आने वाला है आपको। तो पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि जेजे के बॉडीगार्ड ने जिना को किडनैप कर लिया था दोस्तों, और जिना की कार को एंड्रयू ने देख लिया था और जिना को बेहोश देखकर वो उसका पीछा करने लगा था। तो इस पार्ट में दिखाते हैं कि एक तरफ तो एंड्रयू जिना की गाड़ी का पीछा कर रहा है और दूसरी ओर जेजे खूब पी रहा होता है दोस्तों। तभी पैनी दरवाजा खोलती है कि अचानक जेजे को बॉडीगार्ड का कॉल आता है जो बताता है कि मैंने जिना को किडनैप कर लिया है, काम हो गया आपका। जेजे कहता है कि अगर जिना को किडनैप कर ही लिया है तो इसको एक काम करो, खत्म कर डालो, ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी। उस बड़े ब्रिज के ऊपर से उसको ऐसे फेंको जैसे कि उसने खुदकुशी की हो। वैसे भी वहाँ पर कई लोग खुदकुशी करते ही हैं, तो किसी को शक भी नहीं होगा। तब जाकर उस एंड्रयू को पता चलेगा कि मुझसे दुश्मनी मोल लेने का अंजाम क्या होता है। ये सुनकर पैनी तो दोस्तों घबरा जाती है और तुरंत वहाँ से निकलकर मोजो को कॉल करके बता देती है। मोजो ली से कहता है तो ली तो चौंक जाता है कि ऐसा भी है। वो दोस्तों किसी भी तरह जिना को बचाना चाहता है और वो उस ब्रिज की ओर निकल जाते हैं। यहाँ एंड्रयू जिना की कार को चेस कर रहा होता है, लेकिन एक ट्रक बीच में आ जाता है और इस तरह एंड्रयू उस कार को मिस कर देता है। लेकिन वो हार नहीं मानता, ट्रक के जाने के बाद भी उसी दिशा में आगे बढ़ता रहता है और उस ब्रिज के पास आखिरकार पहुंच जाता है। और अब दोस्तों ये बॉडीगार्ड कार को रोककर जिना का बैग निकाल लेता है, फिर जिना को उठाकर छट से नीचे पानी में धकेल देता है। इतने में एंड्रयू भी पहुंचता है, लेकिन ये देखकर चौंक जाता है कि ये तो अनर्थ हो गया। बॉडीगार्ड एक पल भी नहीं रुकता और वहां से चला जाता है दोस्तों। एंड्रयू जरा भी नहीं सोचता और जिना को बचाने सीधे पानी में कूद पड़ता है। जिना डूब चुकी थी, लेकिन एंड्रयू उसे उठाकर किसी तरह किनारे पर लेकर आ जाता है। इतने में ली और मोजो भी ब्रिज पर आ जाते हैं। नीचे एंड्रयू जिना के पेट और लंग्स को दबा दबा कर पानी निकालता है और उसको ऑक्सीजन देता है। वो बहुत घबराया हुआ होता है कि पता नहीं क्या होगा और रोता भी है। कहता है प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, उठ जाओ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आखिरकार जिना आंखें खोलती है और तब जाकर एंड्रयू की जान में जान आती है दोस्तों। वो रोता हुआ उसको सीने से लगा लेता है। ली भी ये सारी चीजें देखता है और मोजो से कहता है पास में हमारा कॉटेज तो है ही, उन दोनों को वहां पर लेकर आ जाओ। मोजो भी वैसा करता है दोस्तों। अब आगे दिखाते हैं तो ली के कॉटेज में सभी बैठे होते हैं। वो सभी जेजे को लेकर आक्रोश में होते हैं कि हमें यकीन नहीं होता कि वो इतना खतरनाक कदम उठाएगा और जिना की जान लेने पे उतर आएगा। तब जिना कहती है कि जेजे सोच रहा होगा कि मैं मर चुकी हूँ, इसलिए दुनिया को भी यही लगना चाहिए कि मैं मर चुकी हूँ। इलेक्शन तक मैं कहीं छुप कर रह लूंगी और इलेक्शन के वक्त मैं बाहर निकलकर जेजे की ऐसी पोल खोलूंगी कि दुनिया के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा वो। ली कहता है कि हाँ तुम ठीक कहती हो, तुम एक काम करो, चाइना चली जाना, वहाँ मेरे दोस्त हैं जो तुम्हारा ख्याल रखेंगे। लेकिन दोस्तों जिना उसके मुंह पे कह देती है मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। और ये सुनकर मोजो को एक बात तो याद आ जाती है कि उसने जिना से एक बार कहा था कि तुम एक बॉम्ब की तरह हो। ली तुम्हारे जितने करीब आएगा उसकी जान को समझो उतना ही खतरा होगा, इसलिए तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना कि वो कभी तुम्हारे करीब ना पाए। और यही बात ध्यान में रखते हुए दोस्तों जिना मना कर रही है कि मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, खासकर ली की। और प्रेजेंट में मोजो समझ जाता है कि जिना ने मोजो की उस बात को ध्यान में रखते हुए ही ऐसा कहा है और ली की मदद लेने से इनकार कर दिया। पर तभी एंड्रयू कहता है कि नहीं, मुझे ली का सुझाव बढ़िया लगता है। अगर तुम यहाँ पर रही तो जेजे तुमको कैसे भी ढूंढ निकालेगा और न जाने तुम्हारे साथ फिर क्या करेगा, इसलिए तुम्हारा चाइना जाना ही बेहतर होगा। जिना को दोस्तों यहाँ पर मानना ही पड़ता है और यहाँ उस बॉडीगार्ड को दिखाते हैं जो जेजे को जिना का बैग ला कर देता है, जिसके अंदर जेजे के खतरनाक कारनामों का वो कच्चा चिट्ठा होता है जो एंड्रयू ने जिना को दिया था। बॉडीगार्ड पूछता है कि अब आप एंड्रयू का क्या करने वाले हैं। जेजे कहता है एंड्रयू कुछ ज्यादा ही हद पार कर रहा है, मैं तो अभी उसकी जान लेना चाहता हूँ, लेकिन ये इलेक्शन का टाइम है इसलिए थोड़ा इसको रोक देता हूँ। एक बार मेयर बन गया तो फिर मैं उस एंड्रयू को क्या उसकी फैमिली को ही खत्म कर दूंगा, तुम देख लेना। दूसरी ओर दोस्तों जिना सो रही होती है। तब एंड्रयू अंदर आता है और उसके बेड के पास एक नोट रखता है जिसमें लिखा है कि तुम चाइना चली जाओगी तो तुम्हें बहुत मिस करूंगा मैं, पर तुम्हारी सेफ्टी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहकर वो जाने लग जाता है, लेकिन इतने में जिना जाग जाती है दोस्तों। वो कहती है पता नहीं मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं, अगर तुम ना होते ना तो मैं इस वक्त तो जिंदा भी नहीं होती। तुम्हारी ये मदद मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती, सच बताओ तो। एंड्रयू कहता है कि अरे शुक्रिया की क्या बात है, एक बात को तो तुम समझ लो कि तुम्हारे बिना ना मैं कुछ भी नहीं हूँ। एंड मुझे नहीं पता कि तुम ये बात जानती हो या नहीं, लेकिन यही सच है, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। लेकिन फिलहाल तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, अभी आराम करो बस, तुम्हें चाइना के लिए भी तो निकलना है। ये कहकर दोस्तों वो चला जाता है। दूसरी ओर हॉस्पिटल में चेयरमैन को दिखाते हैं जो हॉस्पिटल का खाना बड़े चाव से खा रहा होता है। वो पीए से कहता है कि तुम्हारे हाथ का बना बेस्वाद खाना खा खाकर मेरी जीभ मर गई थी, इसलिए अब मुझे दूसरों का बनाया हर खाना टेस्टी लगता है। इस तरह दोस्तों पीए को चिढ़ाते हुए वो मजे से खा रहा होता है।
इतने में दोस्तों चेयरमैन की मेडिसिन का टेस्ट रिपोर्ट आ जाता है और सब जानने के लिए बड़े उत्सुक होते हैं कि टेस्ट रिपोर्ट में है क्या। डॉक्टर बताते हैं कि ये मेरा दिया हुआ मेडिसिन है ही नहीं, क्योंकि मेरी दवा तो इनका बीपी कम करने के लिए थी, लेकिन ये तो जो खा रहे थे ये महज एक सप्लीमेंट है जिससे इन्हें कोई खास फायदा नहीं हो रहा। लगता है किसी ने आपके मेडिसिन बदल दिए थे। बस दोस्तों ये सुनकर चेयरमैन, पीए और एंड्रयू सभी चौंक जाते हैं कि कौन है वो गद्दार। एंड्रयू कहता है कि पापा ऐसा कौन कर सकता है, कहीं घर पर तो कोई इसको चेंज नहीं कर रहा। दोस्तों ये सुनकर चेयरमैन समझ जाता है कि ये सब उसकी वाइफ का ही किया कराया है। वो बहुत ही गुस्से में इमोशनल होकर कहता है कि वो इतनी गिर जाएगी और मेरी जान लेने पे उतर आएगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने उस पर कितना विश्वास किया था, मैंने सोचा भी नहीं था कि वो इतनी घिनौनी चाल चलेगी कभी। एंड्रयू कहता है कि पापा आप फिक्र मत कीजिए, इस मामले को मैं संभाल लूंगा। लेकिन चेयरमैन कहता है कि बेटा तुम इसमें मत पड़ो, तुम ऑफिस का काम देखो बस, और शेयर होल्डर्स मीटिंग भी तो होने वाली है, उसकी तुम तैयारी करो, मेरी वाइफ को मैं खुद संभालूंगा, देखता हूँ जरा उसको। दूसरी ओर चेयरमैन की वाइफ ने सिंडी के लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज की थी। डेट पे जाने के लिए वो सिंडी को नए ड्रेसेस दिखा रही होती है। तब नाथन आकर कहता है कि मम्मी पापा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ भी गए हैं। उसकी माँ चौंक जाती है दोस्तों कि इतनी जल्दी कैसे आ गए। सिंडी तो जानती भी नहीं थी कि पापा हॉस्पिटल में थे, बताओ। एंड वो भी चौंक कर पूछती है कि मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं कि पापा की तबीयत खराब थी। सभी चेयरमैन को देखने जाते हैं दोस्तों। सिर्फ सिंडी को पापा की बहुत फिक्र होती है और पूछती है पापा आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप इतने बीमार थे। चेयरमैन की वाइफ और नाथन वो चुपचाप खड़े रहते हैं दोस्तों। चेयरमैन की वाइफ पीए से पूछती है कि डॉक्टर ने क्या कहा फिर। ये कहता है डॉक्टर ने पुराने मेडिसिन चेंज करने को कह दिया है, क्योंकि उनसे चेयरमैन की सेहत को कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था। अब उन्होंने नए मेडिसिन दिए हैं, देखते हैं क्या होता है। अब दोस्तों चेयरमैन की वाइफ सोच में पड़ जाती है कि अब इन मेडिसिन को मैं कैसे बदलूं। पर चेयरमैन सिंडी को अपने कमरे में बुलाता है और अकेले में उससे कहता है कि आने वाले शेयर होल्डर्स मीटिंग में तुम्हें मुझे सपोर्ट करना होगा, ना कि अपनी माँ को। तुम मेरी लाडली हो और तुमसे बेहतर मुझे कोई नहीं समझ सकता। मैं सच बताऊं तो तुम्हें खोना भी नहीं चाहता बेटी। सिंडी कहती कि पापा मुझे भी आपको ही सपोर्ट करने का मन करता है, लेकिन आप एंड्रयू को अपने बिजनेस का वारिस बनाना चाहते हैं, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। चेयरमैन कहता है कि तुम्हारे भाई को कंपनी चलाना तो आता नहीं, इसलिए मेरी बात को समझो। एंड्रयू ही इस कंपनी को आगे बढ़ा सकता है, और तुमने अगर मेरा साथ नहीं दिया ना तो फिर मुझे भूल जाना होगा कि मेरी कोई बेटी भी है। बड़े इमोशनल होकर कहता है दोस्तों। अब ये सुनकर सिंडी दुविधा में पड़ जाती है कि क्या करो। अब सिंडी के जाने के बाद चेयरमैन मेडिसिन शेल्फ के पास एक पैन कैमरा छुपा कर रखता है, ताकि ये पता चल सके कि उसके मेडिसिन को कौन चेंज करता है। वैसे उसे शक तो अपनी वाइफ पर है, लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए। दूसरी ओर डोडो ग्रुप होटल के बाथरूम में एक आदमी को दिखाते हैं, जो शायद वो ब्लाइंड डेट है जिसे चेयरमैन की वाइफ ने सिंडी के लिए सेट किया हुआ है दोस्तों। एंड अब ली भी बाथरूम में होता है। वो आदमी फोन पर किसी को बता रहा होता है कि डोडो ग्रुप के चेयरमैन की वाइफ ने अपनी बेटी का डेट मेरे साथ फिक्स किया है। बहुत अमीर लोग हैं वो, लेकिन मैंने सुना है कि वो लड़की पागल है जरा। हाँ, पर तुम फिक्र मत करो मेरी जान, प्यार तो सिर्फ मैं तुमसे करता हूँ। हम उस लड़की को अपने बिजनेस के लिए यूज करेंगे, और जब काम बन जाएगा तो फिर उसको भगा देंगे, क्या दिक्कत है। दोस्तों ली ये सारी बातें सुन लेता है। यहाँ से दिखाते हैं चेयरमैन की वाइफ को। वो सिंडी को लेकर होटल आती है और वहाँ उस ब्लाइंड डेट से सिंडी को मिलवा देती है। असल में ये किसी कंपनी के चेयरमैन का बेटा है दोस्तों। उसको देखकर सिंडी सोच लेती है कि देखने में तो हाँ बड़ा स्मार्ट है। इंट्रो देखकर चेयरमैन की वाइफ चली जाती है और सिंडी अपने डेट के साथ वहाँ पर फिर बातें करने लगती है। इतने में वहाँ पर ली भी आ जाता है दोस्तों, जिसको देखकर सिंडी ठान लेती है कि नहीं नहीं नहीं, इसके सामने तो मुझे और चमकना चाहिए। एंड वो अपने डेट का हाथ पकड़कर ली के सामने से निकलकर किसी रेस्टोरेंट में खाने जाती है। मोजो ली को बताता है कि ये कोई और नहीं, हमारी कई कंपनीज में से एक कंपनी का इन्वेस्टर है। ली भी हंसकर कहता है कि मुझे बड़ी भूख लगी है, वो लोग जिस रेस्टोरेंट में जाते हैं मुझे भी वहीं पर जाना है। एंड मोजो कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ली के दिमाग में चल क्या रहा है। खैर वो ली को उसी रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। यहाँ रेस्टोरेंट में सिंडी अपने डेट के साथ बैठकर बड़े मजे से बात कर रही होती है। तब डेट की गर्लफ्रेंड कॉल करती है। अब सिंडी सामने बैठी है तो वो कॉल उठाने में संकोच करता है, लेकिन वो बार बार कॉल करती है तो उसको उठाना ही पड़ता है। वो उठा ही लेता है और कोरियन में नहीं स्पेनिश में बात करने लगता है, ताकि सिंडी को समझ में ना आए। वो कहता है कि मैं तो जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़की से प्यार करूंगा, और वो लड़की तुम हो डार्लिंग। दोस्तों ये बातें वो फोन पर कह रहा होता है, ठीक है। और ये लड़की जो मेरे सामने है ये तो मेरे लिए सिर्फ यूज एंड थ्रो की तरह है। बिजनेस का काम बन जाएगा तो इसको फेंक दूंगा साइड पर। अगर ये अमीर नहीं होती ना तो मैं इसको देखता तक नहीं। खैर वो पागल मेरे सामने बैठी है, तुम कॉल काट दो, मैं बाद में बात करूंगा। ये कहकर वो कॉल काट देता है दोस्तों। अब सिंडी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो कहती है कल मुँह है, मैं 5 साल स्पेन में रही हूँ समझे, मेरे सामने मेरे लिए ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई। इस पर वो कहता है कि अब तुम्हें पता चल ही गया है तो एक और बात कह देना चाहता हूँ
वैसे तुम जैसी पागल और बेवकूफ लड़की को ना मुझ जैसा ही कोई मिलेगा। तुम दूसरों के साथ कैसे बिहेव करती हो ये तो मैं भी जानता हूँ, समझी? इसलिए ज्यादा चिल्लाओ मत। तुम्हारे लिए मैं इतनी दूर से आया, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया। सिंडी गुस्से में उसको चाटा मार जाती है दोस्तों, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है। एंड तब मोजो और ली वहां पर आ जाते हैं। मोजो कहता है, तुम क्विंसविंग कंपनी के चेयरमैन के बेटे हो ना? तुम जानते हो ये कौन है? ये है मिस्टर के, उन बड़ी कंपनीज के मालिक जिनकी एक कंपनी में तुमने इन्वेस्ट किया है। एंड इस पर वो घबरा कर उठ जाता है और कहता है, नाइस टू मीट यू सर। अब ली सिंडी से कहता है कि अच्छा, क्या तुमने ऐसे आदमी के लिए मुझे रिजेक्ट किया था? ये सुनकर तो वो आदमी और सिंडी दोनों चौंक जाते हैं। ली उस आदमी से कहता है कि कोई सिंडी को इस तरह इंसल्ट करे ये मुझे कतई पसंद नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी कंपनी के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर देता हूँ। और यहाँ से वो सिंडी का हाथ पकड़कर दोस्तों चला जाता है। वो कहता है, देखो कोई तुम्हारी बेइज्जती करे ये मैं कभी सह नहीं सकता, आखिर तुम मेरी बिजनेस पार्टनर जो हो। सिंडी पूछती है, मैं तुम्हारी बिजनेस पार्टनर कब बन गई? ली कहता है कि डोडो ग्रुप को लेकर तुम्हारे परिवार के अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रही है उन्हें सुलझाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और मेरे बिजनेस में तुम भी बहुत मदद करने वाली हो मेरी। तो अब बताओ, तुम हुई ना मेरी बिजनेस पार्टनर। ऊपर से अंदर उस गधे ने तुम्हारी जो इंसल्ट की थी उसका बदला लेने के लिए मैंने उसको इस तरह इंसल्ट कर दिया। बताओ अब हुआ ना हिसाब बराबर, ठीक है ना? कम से कम आगे से जरा सोच समझ कर फैसला लिया करो और जरा मैच्योर होने की कोशिश करो। दोस्तों ये कहकर वो चला जाता है और सिंडी की खुशी का ठिकाना नहीं होता कि ली उसकी इतनी चिंता करता है। दूसरी ओर जेजे को दिखाते हैं जो गली गली जाकर भीख मांग रहा होता है, मतलब वोट मांग रहा होता है। एंड्रयू उससे मिलने आता है तो वो अकेले में जाकर बातें करते हैं। एंड्रयू पूछता है कि जिना कुछ दिनों से गायब है। जेजे कहता है कि पर बेटा ये तुम मुझे क्यों बता रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने उसको मार डाला? मार डाला? मैंने ये कब कहा कि वो मर गई है? मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि वो लापता है। वैसे आपने कहा था कि अगर मैंने जिना का साथ नहीं छोड़ा तो आप उसकी जान ले लेंगे, इसलिए आपसे पूछने आया हूँ कि आपने उसके साथ किया क्या है। जेजे कहता है, अरे मैं इलेक्शन कैंपेन में इतना बिजी हूँ कि सांस लेने की फुर्सत नहीं है, ऐसे में मैं क्या जानूं कि जिना कहाँ पर है? होगी अपने किसी फ्रेंड के घर पर। एंड्रयू कहता है, अच्छी बात है, जब तक आप जिना के मामले में दखल नहीं देंगे तब तक हम दोनों पार्टनर्स होंगे, मैं बिजनेस में आपको ही सपोर्ट करता रहूंगा। जेजे कहता है कि हाँ बेटा, मैं ये इलेक्शन जरूर जीतूंगा और फिर तुम्हारा भी तो फायदा होगा। कहकर वो चला जाता है दोस्तों, लेकिन एंड्रयू तो समझ जाता है कि जरूर इसी ने जिना के कत्ल करवाने की कोशिश की होगी। दूसरी ओर चेयरमैन मास्क पहनकर बाहर निकलता है तो उसकी वाइफ पूछती है कि अरे इस धूप में तुम्हें जुकाम कैसे हो गया? वैसे तुम इस वक्त टहलने क्यों निकले हो? कब वापस आओगे? चेयरमैन कहता है, बस थोड़ी देर में आऊंगा, और ये कहकर वो पीए के साथ बाहर निकल जाता है। पर दोस्तों वहां जाकर वो अपना जैकेट मास्क सब उतार कर कहता है, हे भगवान कितनी धूप है, अब तक तो उसने मेरे मेडिसिन चेंज कर दिया होंगे, है ना? वहाँ चेयरमैन की वाइफ नहीं जानती कि मेडिसिन के पास पैन कैमरा रखा हुआ है और वो आराम से दोस्तों मेडिसिन को फिर से चेंज कर देती है। जब चेयरमैन और पीए घर लौटते हैं तो वो तुरंत उस पैन कैमरे का फुटेज चेक करते हैं और इस तरह चेयरमैन की वाइफ की पोल खुल जाती है। फुटेज में साफ दिखता है कि वो मेडिसिन चेंज कर रही थी। चेयरमैन कहता है कि अगर मैंने इस पर केस कर दिया तो ये कत्ल का केस बनेगा। मैं ये रिकॉर्डिंग शेयर होल्डर्स मीटिंग में प्ले करूंगा और अपनी वाइफ को चेयरमैन की पदवी से हटा दूंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ फिर भी वो अपनी वाइफ को एक और चांस देने का फैसला करता है और उससे बात करना चाहता है। वो कहता है कि देखो अभी भी वक्त है, तुम चेयरमैन की पदवी से हट जाओ और घर पर रहो आराम से, मुझे खुद चेयरमैन की कुर्सी संभालने दो तुम। और वो चिल्ला देती है कि तुम मर्द औरतों को समझते कहाँ हो, मैं घर पर क्यों बैठूं है? तुम बैठो घर पर, मैं चेयरमैन की पदवी तुम्हें दूंगी ही नहीं। कहकर वो गुस्से में चले जाती है दोस्तों। एंड अब चेयरमैन को भी गुस्सा आ जाता है भाई कि ये ऐसे तो मानेगी नहीं, मुझे उस फुटेज की मदद लेनी ही पड़ेगी। दूसरी ओर जिना चाइना जा चुकी थी और ग्रे उसके साथ होता है दोस्तों। वहाँ वो जेजे के खिलाफ सारे एविडेंस तैयार करने लग जाती है। एंड्रयू और जॉन अब एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। जॉन पूछता है कि तुम्हें जिना इतनी अच्छी क्यों लगती है, मतलब उसमें तुम्हें ऐसा क्या खास नजर आया जो तुम उसके इतने दीवाने हो गए हो? एंड्रयू उसको शुरू से बताने लग जाता है कि वो पहली बार जिना से कैसे और कहां पर मिला था, फिर हॉस्पिटल में केन्या की बेटी का उसने कितना ख्याल रखा था, और कोर्ट में तो उसने केन्या और उसकी बेटी के लिए नहीं बल्कि सारे कैंसर पेशेंट्स के लिए जो आवाज उठाई वो काफी इम्प्रेसिव थी। डोडो ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी के खिलाफ गवाही देने की उसने जो हिम्मत दिखाई, वो दोस्तों और भी बहुत सारी बातें बताता है जिसकी वजह से जिना को वो इतना चाहने लगा था। चलिए अब आ गया है इलेक्शन का दिन और दिखाते हैं सब कुछ रेडी है। और आज जिना चाइना से कोरिया लौट चुकी है। जेजे और किमी अपने वोट देकर टीवी पर इंटरव्यू दे रहे होते हैं। दूसरी ओर ली और जिना मिलकर जेजे के खिलाफ कलेक्ट किए हुए सारे एविडेंसेस को चेक कर रहे होते हैं, जिसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, इलीगल फंड्स का एविडेंस और रिसेंटली उसने जो जिना का कत्ल करवाने की साजिश की थी उसी सिलसिले में जो एविडेंस था वो सब इकट्ठा कर ले जाते हैं। लेकिन ये सारे एविडेंस वो उस दिन पब्लिक को दिखाएंगे जिस दिन रिजल्ट्स अनाउंस होने के बाद जेजे अपनी पदवी की शपथ लेगा। तब जाकर जेजे पर ऐसा जबरदस्त धब्बा लगेगा कि वो फिर कभी उठ नहीं पाएगा। एंड इस तरह की पक्की प्लानिंग करके दोस्तों वो उस प्रोग्राम की वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी शुरू कर देते हैं। यही नहीं,
उस ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को पुलिस को देकर उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से भी पूछताछ शुरू कर दी जाती है। वो कैंडिडेट कबूल कर लेता है कि मैंने पैसे लेकर जेजे को सपोर्ट किया। देख रहे हैं दोस्तों कैसे फंस रहा है ये जेजे। अगले दिन दिखाते हैं कि सब इलेक्शन रिजल्ट्स का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। जेजे तो 100% कॉन्फिडेंट होता है कि वही जीतेगा, इसलिए वो बड़ा खुश रहता है एंड किमी उसको खुशी से गले लगा लेती है। पैनी के सामने उसको गले लगाकर जेजे को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वो समझ रहा था कि पैनी उसको चाह रही है। इसलिए वो किमी से कहता है मुझे देर हो रही है, अब तो जाना पड़ेगा, कहकर वो निकल जाता है। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और जेजे को लगभग 47% वोट्स मिले हैं और एक बड़े मार्जिन से वो ये मेयर इलेक्शन जीत भी चुका है। जेजे की खुशी का ठिकाना नहीं होता दोस्तों। ये सारी चीजें टीवी पर देखकर जिना की टीम सोचती है कि बेटा जितना जश्न मनाना है आज मना ले, कल पदवी की शपथ लोगे तो तुम्हारा भांडा ऐसा फूटेगा कि तुमने कभी सोचा नहीं होगा। जेजे के घर पर दोस्तों सभी सेलिब्रेट करते हैं। जेजे अब नेल से कहता है कि पापा जी आप तो कह रहे थे कि मैं नहीं जीत पाऊंगा, अब देखो मैं अपनी काबिलियत के बल पर कैसी शानदार जीत हासिल कर चुका हूँ। ये कहकर वो आराम करने चला जाता है। अब दोस्तों पैनी भी वाइन बोतल को लेकर उसके पीछे पीछे जाती है और कमरे में जाकर कहती है मेरा कितना मन कर रहा था कि आपको अकेले में बधाई दूं, पर सबके सामने मैं कुछ कर नहीं पाई। मैं एक बार बस आपको गले लगाना चाहती हूँ। जेजे घबरा कर कहता है अरे ये क्या कर रही हो, सब बाहर ही तो बैठे, किसी ने देख लिया तो। पैनी कहती बस 1 सेकंड तो लगेगा और बाहर तो सब पी रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कोई नहीं आएगा। ये कहकर वो जेजे के सीने से लग जाती है दोस्तों और वो भी पैनी पर हाथ रखता है। लेकिन इतने में नेल वहाँ पर आ जाता है और ये दृश्य देखकर एकदम से शॉक और तुरंत बाहर। वो जेरार्ड से कहता है कि इस आदमी ने अपनी पहली बीवी को धोखा देकर मेरी बेटी के साथ अफेयर कर लिया था, अब मेरी बेटी को छोड़कर वो इस औरत के साथ अफेयर कर रहा है। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। देखो मैंने सोचा भी नहीं था कि वो मेरे साथ ऐसी गद्दारी करेगा। नहीं, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। नेल बहुत गुस्से में होता है दोस्तों। इतने में पैनी आ जाती है जो नेल की बातें सुनकर मन ही मन हंसती है, क्योंकि यही तो उसकी चाल थी कि इनके बीच दरार पड़े एंड इसी मकसद से वो जेजे को सपोर्ट कर रही थी। अगले दिन जेजे मेयर की पदवी स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार हो रहा होता है। एक तरफ तो नेल को खुशी है कि जेजे मेयर बनने वाला है, लेकिन दूसरी ओर उसे अपनी बेटी की चिंता खाई जाती है कि जेजे किमी को धोखा दे रहा है। एंड तब टीवी पर एक प्रोग्राम आता है जिसमें ली बताता है कि जेजे ने इलेक्शन कमीशन के रूल के खिलाफ इस इलेक्शन में बहुत कुछ किया है। उसने एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को एक मोटी रकम देकर खरीदा और उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, कहकर दोस्तों वो उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को प्ले करता है जो उस दिन मोजो ने उस कैंडिडेट से बात करते हुए रिकॉर्ड की थी। ये सुनकर नेल अपना माथा पीटने लगता है कि हे भगवान, इस गधे ने रिश्वत भी दी थी क्या? अब ये मेयर की कुर्सी पर नहीं जेल के अंदर बैठेगा। मैंने इसको कितना समझाया था पर नहीं, मेरी सुननी कहाँ थी इसने। और इन बातों से एकदम बेखबर जेजे वहाँ बच्चों से बात कर रहा होता है दोस्तों। तब ली गुलदस्ता लेकर आता और कहता है बधाई हो अंकल जी, अब तो आप मेयर भी बनने वाले हैं। जेजे चौंक जाता है कि ये सबके सामने मुझसे मिलने क्यों आ गया। वो गुलदस्ता लेकर पूछता है कि तुम यहाँ पर करने क्या आए हो? ली कहता है करने क्या आए हो क्या मतलब, मैं आपको बधाई देने आया हूँ अंकल जी, आप जेल जो जाने वाले हैं। इतने में दोस्तों वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स आकर जेजे को अरेस्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि इलेक्शन के रूल्स के अगेंस्ट आपने रिश्वत देकर ये इलेक्शन जीता है। एंड तब ली कहता है कि अंकल जी ये तो सिर्फ ट्रेलर है, मैं पिक्चर तो अब शुरू करने वाला हूँ। जेजे की आंखें शौक के मारे खुली की खुली रह जाती है। यहाँ पर होता है पार्ट 33 का दी एंड। वैसे हमें कमेंट सेक्शन खोलने में जरा डर लगता है, क्योंकि पता नहीं कौन सा नया रंगीन शब्द देखने को मिल जाए। वैसे हमें पता है कि हर दिन कम से कम 2 पार्ट्स की मांग हो रही है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या करें यार, कभी कभी नहीं हो पाता तो बुरा मत मानिएगा प्लीज, और हमें ऐसे सपोर्ट करते रहना जैसे कि आपने अभी तक किया है। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। और आगे के पार्ट्स देखना चाहते हैं तो सीरीज की वीडियोस को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी आप सब्सक्राइब तो कर ही रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।